each other. So let's see. आज हम बात करने वाले हैं सेल के बारे में. काफ़ी देर हो गई है. It's been many months, but मैं देर करता नहीं, देर हो जाती है. तो आइए देखते हैं सेल, द यूनिट ऑफ लाइफ. एनसीईआरटी को देखते हुए जाएंगे हम लोग. काफ़ी बच्चे कह रहे थे कि एनसीईआरटी को लेके चलेंगे तो एनसीईआरटी भी साथ में कवर हो जाती है. तो हम एनसीईआरटी देखेंगे एंड इफ़ फ्यू थिंग्स वी वांट टू अंडरस्टैंड सेपरेटली, तो इसी चीज़ में से कुछ प्रोसेसेस वगैरह को शायद मैं लिख के भी बता दूँ. आइए देखते हैं सेल, द यूनिट ऑफ लाइफ. तो कहता क्या कि व्हेन यू लुक अराउंड, जब आसपास हम देखते हैं तो वी सी बोथ लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स. हम लिविंग थिंग्स को भी देखते हैं और नॉन लिविंग थिंग्स को भी हम देख पाते हैं. तो यू मस्ट हैव वंडर्ड एंड आस्क्ड योरसेल्फ व्हाट इज इट दैट मेक्स एन ऑर्गेनिजम्स लिविंग. ऐसा क्या है जो एक ऑर्गेनिज्म को लिविंग बनाता है और दूसरे को नॉन लिविंग बनाता है. ऐसा क्या है उसमें लिविंग में और नॉन लिविंग में जो नहीं है. What is it that inanimate thing, inanimate thing जिनके पास लाइफ नहीं है, जो नॉन लिविंग है, that does not have which a living thing has, means ऐसा लिविंग थिंग के पास क्या है जो नॉन लिविंग थिंग के पास नहीं है, जो उन्हें अलग बनाता है. ऐसा क्या है उनके पास. The answer to this is the presence of the basic unit of life that is called cell. इसका आंसर क्या है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म में सेल होता है और नॉन लिविंग में सेल नहीं होता है. दैट्स द बेसिक आंसर फॉर दिस क्वेश्चन है. तो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, जितने भी हैं, ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स. सारे के सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म सेल से बने होते हैं. यस, सम आर कंपोज्ड ऑफ, जस्ट अ मिनट, I'm sorry, yeah. Some are composed of a single cell and are called unicellular organism. कुछ ऐसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं जो एक ही सेल से बने हुए हैं, तो उन्हें हम कहते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स. अब उनमें मैनी सेल्स होते हैं, सो वी कॉल देम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स. अब ये सेल है क्या. व्हाट इज सेल. तो वी ऑल नो दैट cell is a structural and functional unit of life. yes. तो एक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो क्या कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं. तो दो बात हम ध्यान रखेंगे. उनका एक इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस होना चाहिए. लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात कर रहे हैं हम, सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म की बात कर रहे हैं. कोई भी सिंगल सेल की बात नहीं कर. लाइक व्हाट, अगर हम अपने बॉडी से एक सेल को निकाल दें, क्या उसका इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस है. नहीं है. तो मेरे बॉडी का एक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म नहीं कहलाएगा. लेकिन एक बैक्टीरिया जिसके पास एक सिंगल सेल है, यस वी कैन कॉल देम ऑर्गेनिज्म. व्हाई, बिकॉज उसका इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस है. am I clear? यस. फिर परफॉर्मिंग द एसेंशियल फंक्शंस ऑफ लाइफ. जितने भी एसेंशियल फंक्शंस है लाइफ के जो सर्वाइव करने के लिए इंपॉर्टेंट है, वो सारे फंक्शन उस पर्टिकुलर सेल में होना चाहिए, तभी उसको हम कहेंगे ऑर्गेनिज्म कहेंगे. क्लियर. अब वो चूंकि सिंगल सेल है, वी विल कॉल देम सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म. एम आई क्लियर. तो मेरी बॉडी का एक सेल, उसे ऑर्गेनिज्म नहीं कहा जाएगा. क्यों. उनमें दोनों ही बातें नहीं है. उनमें दोनों ही बातें नहीं है. उनमें पहली बात है उनका इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस भी नहीं है, और उनमें सारे वो एसेंशियल फंक्शंस नहीं हो सकते हैं. चलिए आगे बात करते हैं. तो एनीथिंग लेस देन अ कंप्लीट सेल. एक कंप्लीट सेल से कुछ भी हम निकालेंगे उसका एग्जिस्टेंस नहीं होगा, है ना. डज नॉट इंश्योर इंडिपेंडेंट लिविंग. क्लियर. मतलब जैसे कि एक सेल है, उसमें हमने निकाल दिया मेम्ब्रेन को, क्या वो सेल करेगा एग्जिस्ट. खत्म हो जाएगा. हमने निकाल दिया उससे न्यूक्लियस को, हमने उससे निकाल दिया प्रोटोप्लाज्म को, कुछ भी आप उससे बाहर निकालेंगे तो इट विल नॉट हैव एन इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस. आगे इसका मतलब कि सेल सबसे छोटा यूनिट है. सेल से कुछ भी हम बाहर निकालेंगे, इट विल नॉट वर्क आउट, इट विल बी नॉट लिविंग, वो मर जाएगा. इट मीन्स सेल इज द फंडामेंटल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स. नाउ फिर कुछ डिस्कवरीज के बारे में बातें होती हैं. वो डिस्कवरीज क्या क्या हैं. हियर फर्स्ट, एंटोन वॉन लीवेनहॉक. ध्यान रखेंगे, ही डिस्कवर्ड फर्स्ट लाइव सेल, है ना, फर्स्ट लाइव सेल.
उसके बाद रॉबर्ट ब्राउन, उन्होंने न्यूक्लियस को डिस्कवर किया, हम ध्यान रखेंगे। नाउ यहाँ पे एक बात और क्या ध्यान में रखनी है कि लाइफ सेल, फर्स्ट लाइफ सेल, एक आता है फर्स्ट लाइफ सेल, इसे किसने डिस्कवर किया। एक आता है फर्स्ट सेल, फर्स्ट सेल, इसे किसने डिस्कवर किया। एक आता है फर्स्ट डेड सेल, इसे किसने डिस्कवर किया। सो द आंसर टू द फर्स्ट टू क्वेश्चन इज रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक, इन्होंने कॉर्क सेल देखा था। कॉर्क सेल प्लांट में होते हैं, ये डेड सेल्स होते हैं, इन्होंने इसको देखा था। तो ये पहला सेल भी यही हो गया, और वो सेल डेड था। तो अगर क्वेश्चन ऐसे पूछता है कि फर्स्ट डेड सेल्स किसने डिस्कवर करा, अगेन द रॉबर्ट हुक। बस फर्स्ट लाइफ सेल किसने किया, तो एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक, जो कि यहाँ पे हम देख पाते हैं, एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक है। फिर हम ध्यान में क्या रखेंगे कि इन्वेंशन ऑफ माइक्रोस्कोप, बाद में माइक्रोस्कोप का इन्वेंशन हुआ, उसमें एडवांसमेंट हुआ, इम्प्रूवमेंट हुआ, तो फिर क्या हुआ, बना इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से सेल की बहुत छोटी छोटी बारीकियां हम देख पाते हैं, मीन्स सेल के बारे में बारीक बातें हम जान पाते हैं। जो माइन्यूट चीज़ें हैं वो हम देख रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं, जानने की कोशिश कर रहे हैं। उसके बाद हमें पता लगा कि सेल में और क्या क्या चीज़ें हैं, किस किस चीज़ से बना हुआ है, कैसे काम करता है सेल। नाउ अब आती है सेल थ्योरी के बारे में बात करेंगे। 1838-1839 के आसपास में आती है सेल थ्योरी। इनमें दो साइंटिस्ट का इन्वॉल्वमेंट है। पहला हमारा है मैथियस स्लाइडेन, ही वॉज अ जर्मन बॉटनिस्ट। ही वॉज अ जर्मन बॉटनिस्ट, एग्जामिन्ड अ लार्ज नंबर ऑफ प्लांट। इन्होंने प्लांट पे काम किया, बॉटनिस्ट है ना, इन्होंने प्लांट पे काम किया और लार्ज नंबर में काम किया, एक दो प्लांट पे नहीं। एंड ऑब्जर्व दैट, इन्होंने क्या ऑब्जर्व किया, दैट ऑल प्लांट्स आर कंपोज्ड ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ सेल्स। ये सारे के सारे प्लांट में सेल्स होते हैं, अलग अलग टाइप के सेल्स होते हैं सारे प्लांट्स में, विच फॉर्म टिश्यूज, जो बाद में टिश्यू बनाते हैं। नाउ एट अबाउट सेम टाइम, तकरीबन उसी टाइम पे कौन थे, थियोडोर श्वान, देयर वाज थियोडोर श्वान 39। ही वॉज जूलॉजिस्ट, ध्यान रखेंगे, ही वॉज नॉट ब्रिटिश, ही वॉज ऑल्सो जर्मन। ये भी जर्मन के ही थे, एनसीईआरटी ने रॉन्ग लिखा है इसे। ही वॉज ऑल्सो जर्मन जूलॉजिस्ट हियर। अब चूंकि ये जूलॉजिस्ट है तो मेनली ये एनिमल पे भी काम करेंगे, बट ध्यान रखेंगे इन्होंने प्लांट एनिमल दोनों पे वर्क किया था श्वान ने। He was zoologist, but still he also worked on plant. So he studied different types of animal cell and reported cells had a thin outer layer which is today known as plasma membrane. इन्होंने वर्क किया एनिमल सेल पे। इन्होंने ये बताया कि एनिमल सेल का जो आउटर लेयर है उसे हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं, वो पतला लेयर होता है, इट इज थिन लेयर, वी नो दैट। ही ऑल्सो कंक्लूडेड बेस्ड ऑन हिज स्टडीज ऑन प्लांट, मीन्स इन्होंने प्लांट पे भी काम किया, प्लांट टिश्यूज, द प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल इज अ यूनिक कैरेक्टर ऑफ प्लांट सेल्स। इन्होंने क्या बताया कि प्लांट में एक यूनिक कैरेक्टर है, क्या है, सेल वॉल। मीन्स सेल वॉल एनिमल में नहीं होता है, ये बात उन्होंने बताया आगे। ऑन द बेसिस ऑफ दिस, इसके बेसिस पे स्वान ने क्या किया, प्रपोज्ड हाइपोथेसिस, इन्होंने एक थ्योरी दी। व्हाट इज हाइपोथेसिस, थ्योरी दी, एक काल्पनिक थ्योरी। द बॉडीज ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल्स। इन्होंने ये बताया कि प्लांट और एनिमल की जो बॉडी होती है वो सेल से और प्रोडक्ट ऑफ सेल से बनी होती है। नाउ चलिए उसके बाद इसका मतलब ये हो गया कि शिल्डेन एंड श्वान दोनों ने मिलके बनाई सेल थ्योरी, इन दोनों की ही बातें इनमें दे रखी है, तो याद रखेंगे सेल थ्योरी वाज गिवन बाय श्लाइडेन एंड श्वान। नाउ अब इस थ्योरी ने एक बात तो बता दी कि ऑर्गेनिज्म कैसे बने, तो सेल से
और सेल के प्रोडक्ट से बने हैं। नाउ बट इस थ्योरी में एक बात ये पता नहीं लग पाता है कि एक्चुअल में सेल्स बनते कैसे हैं, नए सेल्स आते कैसे हैं, ये बात पता नहीं लगा। अब आते हैं हमारे रुडोल्फ वर्च्यू साहब आते हैं। रुडोल्फ वर्च्यू 1855, इन्होंने ये बताया कि जो सेल्स आते हैं वो पिछले सेल से बनते हैं डिवाइड हो करके। कहता है ही एक्सप्लेन सेल्स डिवाइडेड एंड न्यू सेल्स आर फॉर्म फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। इन्होंने क्या बताया, न्यू सेल्स कैसे बनेंगे, जो पहले से सेल प्रेजेंट है वो डिवाइड करेंगे और न्यू सेल्स बनेंगे। इसी चीज को उनके भाषा में कहते हैं ओमनिस सेल्यूला ए सेल्यूला। नाउ इसका मतलब उन्होंने सेल थ्योरी में एक बात को ऐड करा, मतलब सेल थ्योरी अब मॉडिफाई हुई और मॉडिफाइड सेल थ्योरी में अब दो बातें हो गई। एक बात जो पहले से था, पहले से क्या था, जो बताई थी स्लाइडेन एंड श्वान ने। उन्होंने क्या बताया था सेल थ्योरी में कि ऑर्गेनिजम्स या टिश्यूज आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल्स। फिर रुडोल्फ वर्च्यू ने क्या ऐड किया कि न्यू सेल्स अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, तो दैट इज मॉडिफाइड सेल थ्योरी। तो जो मॉडिफाइड सेल थ्योरी है, जो न्यू सेल थ्योरी है ना, उसमें क्या है, दो बातें उसमें है, एक ये बातें हैं, एक ये बातें हैं। तो पहली बातें किसने बताई थी, पहली बातें ने बताई थी स्लाइडेन एंड श्वान ने बताई थी, स्लाइडेन एंड श्वान ने बताई। और ये किसने बताई, रुडोल्फ वर्च्यू ने बताई, 1855 में बताई उन्होंने। नाउ अब हम पहुंच जाते हैं एन ओवरव्यू ऑफ सेल, सेल के बारे में एक रफ आइडिया, आइए देखते हैं। कहता क्या है, you have already observed in an onion peel and human chick cell under microscope. Let us recollect their structure. The onion cell, which is a typical plant cell, जो एक plant cell है, onion cell, has a distinct cell wall at its outer boundary. उनमें एक cell wall होता है outer boundary पे, क्योंकि वो plant cell है। Just within it is the cell membrane. और सेल वॉल के जस्ट अंदर में क्या मिलेगा, हमें सेल मेम्ब्रेन मिलेगा। नाउ द सेल्स ऑफ ह्यूमन चिक, अब चूंकि ये एनिमल सेल में आ गया तो इनके पास सेल वॉल नहीं होगा, इनके पास सिर्फ मेम्ब्रेन होंगे। तो द ह्यूमन चिक सेल आउटर मेम्ब्रेन एज डीलिमिटिंग स्ट्रक्चर, मीन्स आउटर मोस्ट लेयर के रूप में इनके पास सिर्फ सेल मेम्ब्रेन है। इनसाइड ईच सेल, हर सेल के अंदर, चाहे वो एनिमल हो चाहे वो प्लांट हो, उनमें डेंस मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर मिला, जिसे कहा हमने न्यूक्लियस कहा, ये देखने को मिला। दिस न्यूक्लियस कंटेन्स, इस न्यूक्लियस में क्या मिलेगा हमें, क्रोमोसोम मिले, इन विच इन टर्न कंटेन जेनेटिक मटेरियल, जिसे हम कहेंगे डीएनए कहेंगे। इस न्यूक्लियस के अंदर में क्या मिला हमें, क्रोमोसोम है, जो कि बेसिकली उसमें डीएनए होता है। नाउ सेल्स दैट हैव मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियाई आर कॉल्ड यूकैरियोटिक, जिनमें क्या है, मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस है, वो यूकैरियोटिक है। जिसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता है उसे हम कहते हैं प्रोकैरियोटिक कहते हैं। whereas that lack a membrane bound nucleus are called prokaryotic. In both prokaryotic and eukaryotic, साइटोप्लाज्म तो दोनों के पास होते हैं। In both prokaryotic and eukaryotic cells, a semi-fluid, याद रखेंगे, it's not liquid, it is semi-fluid. It is semi-fluid matrix, नाम क्या है, साइटोप्लाज्म, that occupies the volume of the cell. साइटोप्लाज्म क्या है? It is the main arena for cellular activities, means metabolism. जो मेन एरिना है, मेन स्पॉट, अखाड़ा, मेन जगह जहाँ पे मेटाबॉलिज्म होता है वो साइटोप्लाज्म है। तो क्या सारे के सारे मेटाबॉलिज्म साइटोप्लाज्म में ही होते हैं? नहीं, कोई ज़रूरी नहीं है। क्या सेल के बाहर नहीं होता मेटाबॉलिज्म? बिल्कुल हो सकता है। तो लेकिन मेन मीन्स एक मैक्सिमम जो मेटाबॉलिज्म है वो साइटोप्लाज्म में होते हैं, बट साइटोप्लाज्म के अलावा भी बहुत जगह मेटाबॉलिज्म देखने को मिलते हैं। मेम्ब्रेन के अंदर भी देखने को मिल सकता है मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म ऑर्गेनेल्स के अंदर भी देखने को मिलता है। तो ऑर्गेनेल्स तो पार्ट नहीं है ना साइटोप्लाज्म का। मेटाबॉलिज्म आपको ब्लड के प्लाज्मा में देखने को मिल सकता है, आपको ECF एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में देखने को मिल सकता है मेटाबॉलिज्म, आपको लिफ में देखने को मिल सकता है मेटाबॉलिज्म। तो मेटाबॉलिज्म बहुत जगह देखने को मिल सकता है।
ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ साइटोप्लाज्म में ही देखने को मिलेगा मेटाबॉलिज्म। क्लियर? तो मेन है, ऑल नहीं है। क्लियर? ना आगे फिर कहता है वेरियस केमिकल रिएक्शंस अकर इन इट टू कीप द सेल इन द लिविंग स्टेट। एक सेल को जिंदा रखने के लिए सेल के साइटोप्लाज्म में बहुत सारे रिएक्शंस होते रहते हैं। नाउ अब हम बात करेंगे आगे। तो बिसाइड द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अलावा यूकैरियोटिक सेल में और क्या होंगे? तो अदर मेम्ब्रेन बाउंड डिस्टिंक्ट स्ट्रक्चर्स लाइक ऑर्गेनल्स वो प्रेजेंट होते हैं। उसका नाम क्या है? तो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम उसका नाम, गोल्जी कॉम्प्लेक्स उसका नाम है, लाइसोसोम है, माइटोकॉन्ड्रिया है, माइक्रोबॉडीज है, वैक्यूल्स है। दीज ऑर्गेनल्स आर प्रेजेंट। बात ध्यान रखेंगे। प्रोकैरियोटिक सेल में ये सब चीज़ें नहीं होता है। प्रोकैरियोटिक सेल में एक ही सेल ऑर्गेनल है, दैट इज व्हाट? राइबोसोम। बाकी सारे मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल नहीं होते हैं यहाँ पर। राइबोसोम क्या है? तो राइबोसोम आर नॉन मेम्ब्रेनस। तो ये यूकैरियोटिक में भी है और प्रोकैरियोटिक में भी है, दोनों में देखने को मिल जाता है, ध्यान रखेंगे। विद इन द सेल राइबोसोम जो होते हैं, सेल के अंदर में राइबोसोम कहाँ कहाँ मिलेगा? आपको ये मिल जाएगा साइटोप्लाज्म में, और कुछ अदर सेल ऑर्गेनल्स में भी देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि क्लोरोप्लास्ट में देखने को मिल जाते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया में देखने को मिल जाते हैं, और RAR के साथ भी देखने को मिल जाते हैं। कौन? राइबोसोम। नाउ एनिमल सेल में एक अदर नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल होते हैं जिसको कहते हैं सेंट्रोजोम या फिर सेंट्रियोल कह देंगे, जो कि सेल डिवीजन में हमें हेल्प करते हैं। नाउ अब बात करेंगे सेल के टाइप के बारे में। तो सेल जो है अलग अलग साइज के होते हैं, अलग अलग शेप के होते हैं, और अलग अलग फंक्शन करते हैं, एक्टिविटी करते हैं। नाउ तो इससे हम पहले मैं आगे बढ़ूं, आपको ऑर्गेनल्स के बारे में एक ज़रा मैं आइडिया दे दूं, थोड़ा सा आइडिया ध्यान देंगे आप। तो ऑर्गेनल्स बेसिकली क्या होता है? ऑर्गेनल्स को हम बांट सकते हैं 3 टाइप में, हम बांट सकते हैं। ओके, दिस टाइप कैन बी डबल मेम्ब्रेनस, सिंगल मेम्ब्रेनस, या फिर सिंगल मेम्ब्रेनस एंड मेम्ब्रेनलेस ऑर्गेनल। ऑर्गेनल्स को हम टाइनी ऑर्गन भी कह सकते हैं, छोटे छोटे ऑर्गन्स। जिस तरीके से हमारी बॉडी में ऑर्गन्स होते हैं, सेल में ऑर्गेनल्स होते हैं। नाउ अब इसके एग्जाम्पल्स क्या क्या आ जाएंगे? तो देखिए ज़रा इसके एग्जाम्पल क्या क्या आ जाएंगे। सबसे पहले यहाँ पे हमारा आ जाएगा न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में होते हैं 2 मेम्ब्रेन होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, फिर क्लोरोप्लास्ट। ये 3 है, ध्यान रखेंगे। मेम्ब्रेनलेस में हमारे पास राइबोसोम है, हमारे पास इंक्लूजन बॉडीज हैं, सॉरी 1 सेकेंड, हमारे पास सेंट्रोजोम है, हमारे पास सेंट्रोजोम है। 2 और ध्यान में हम रखेंगे, एक इंक्लूजन बॉडीज, लेकिन ये ऑर्गेनल में काउंट नहीं करते इसे हम, इंक्लूजन बॉडीज और हमारा न्यूक्लियोलस, लेकिन ध्यान में रखेंगे इसे ऑर्गेनल में हम काउंट नहीं करते हैं। ये भी कैसे हैं? मेम्ब्रेन लेस है, तो मेम्ब्रेन लेस स्ट्रक्चर हम ऐसा कह सकते हैं इसके बारे में। ना अब बाकी जो बच गए वो सब के सब किस में आ जाएंगे? वो सब के सब आ जाएंगे इधर। बाकी जो भी बच गया यहाँ पर, लाइक हमारे पास क्या हो गया? इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइक गोल्जी बॉडी हो गए, लाइसोसोम हो गया, लाइक वैक्यूल्स हो गए, वो सब आ जाएंगे, इसमें आ जाएंगे। नाउ इतना हमने समझा। उसके बाद 2 बातें हम और समझेंगे कि ऑर्गेनल्स, इधर 2 बातें हम और जान लेंगे। क्या क्या?
एक ऐसा ऑर्गेनेल होता है जिनको हम कहते हैं सेल विद इन सेल। और एक को हम कहते हैं ऑर्गेनेल विद इन ऑर्गेनेल। ऑर्गेनेल विद इन ऑर्गेनेल। क्लियर ना? एक का जवाब मैं दूंगा, एक का जवाब आप खुद देंगे। देखिए, सेल विद इन सेल मीन्स एक सेल है, सेल के अंदर में कोई सेल जैसा कोई बैठा हुआ है, तो सेल विद इन सेल। तो सेल में हम क्या समझते हैं? सेल क्या होता है? सेल में होते हैं मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म और डीएनए, कुछ और भी पार्ट्स होते हैं। तो मेन हमारा जो कंपोनेंट है सेल का वो क्या है? मेम्ब्रेन है, साइटोप्लाज्म है और डीएनए है, न्यूक्लियस। ये चीज़ें हमें देखने को मिलता है माइटोकॉन्ड्रिया में, देखने को मिलता है माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में देखने को मिलता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट क्या है? सेल विद इन सेल है। क्यों? एक सेल जैसा है ये, एक प्रोकैरियोटिक सेल जैसा है ये। कैसे? इसके पास मेम्ब्रेन तो है ही अपना, अंदर में इसका प्लाज्मा भी है और अपना डीएनए भी है। मीन्स ये एक टाइनी सेल है एक बड़े सेल के अंदर में। और एक्चुअल में एक हाइपोथेसिस भी है इन दोनों के बारे में। ऐसा माना जाता है कि दे वेर प्रोकैरियोटिक सेल एंड समहाउ, आज से बहुत साल पहले, मतलब मिलियंस ऑफ ईयर एगो, समहाउ ये किसी यूकैरियोटिक सेल में आए होंगे और उनमें ही एडप्ट करके रह गए और आज भी उसी सेल में वो रहते हैं और सेल का भी हेल्प करते हैं, सेल से भी हेल्प लेते हैं। तो इट वॉज प्रोकैरियोटिक सेल दैट एंटर्ड इनटू यूकैरियोटिक सेल एंड समहाउ मैनेज्ड टू बी देयर। तो वही आज एक ऑर्गेनेल जैसा बन गया है। इसे हम कहते हैं सेल विद इन सेल, और इसे हम कहते हैं ऑटोनोमस ऑर्गेनेल भी कहते हैं। सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेल, इसे हम सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेल भी कहते हैं। इनके बारे में आगे भी हम चर्चा करेंगे। इसे हम क्यों कहते हैं सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेल? क्योंकि एक होता है ऑटोनोमस मीन्स इंडिपेंडेंट, एक होता है सेमी ऑटोनोमस मीन्स हाफ इंडिपेंडेंट। अब चूंकि इनके पास अपना डीएनए है, अपना राइबोसोम भी होता है इनके पास, तो अपना प्रोटीन खुद बना सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि सेल से हेल्प नहीं लेते हैं, सेल से भी हेल्प लेते हैं, लेकिन अब खुद अपना काम खुद भी करते हैं। तो ये टोटली इंडिपेंडेंट नहीं है। अगर माइटोकॉन्ड्रिया को सेल से बाहर निकाल देंगे तो डेड हो जाएगा। तो टोटली इंडिपेंडेंट नहीं है वो, हाफ इंडिपेंडेंट है कि नहीं थोड़ा सा आप दीजिए, बाकी हम खुद फॉर्म कर लेंगे। मीन्स सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेल है। और सेम बातें हमारा क्लोरोप्लास्ट के साथ भी है। क्लियर नाउ? अब ऑर्गेनेल विद इन ऑर्गेनेल कौन है? मीन्स एक ऐसा ऑर्गेनेल जो दूसरे ऑर्गेनेल के अंदर रहता है। कुछ ऐसा है क्या? सोचिए जरा। यस, दैट इज राइबोसोम। राइबोसोम खुद भी क्या है? एक ऑर्गेनेल है, और ये एक दूसरे ऑर्गेनेल के अंदर भी रहता है ना। राइबोसोम दो तरह के होते हैं, यूकैरियोटिक राइबोसोम एंड प्रोकैरियोटिक राइबोसोम, जो हम आगे डिस्कस करेंगे 80 या 70 राइबोसोम। नाउ तो सेल जो है उसका शेप, साइज और एक्टिविटीज़ अलग अलग सेल के अलग अलग हो सकते हैं। एग्जाम्पल देता है कि माइकोप्लाज्मा स्मॉलेस्ट सेल है और इसका साइज इतना होता है, कितना होता है? 0.3 माइक्रोमीटर। बैक्टीरिया का साइज इन्होंने दे रखा है 3 से 5 तक हो सकता है। लार्जेस्ट सेल जो है ऑस्ट्रिक का सेल है। मल्टीसेल की अगर बात करेंगे तो आरबीसी का साइज है अराउंड 7 माइक्रोमीटर इन डायमीटर, ध्यान रखेंगे। कैपिलरी का 5 माइक्रोमीटर होता है, कैपिलरीज जो हमारे पास होते हैं। तो आप कैसे पास करते हैं उसमें? आप सोच के देखिए, आरबीसी कितने साइज का है? 7। तो हाउ इट पासेस थ्रू कैपिलरीज, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे हाउ इट पासेस। नर्व सेल आर सम ऑफ द लॉन्गेस्ट सेल, वी नो दैट। कुछ का तो लेंथ 1 मीटर तक भी होता है। सेल ऑल्सो वेरी ग्रेटली इन देयर शेप, है ना। शेप में भी चेंज होते हैं, हम डायग्राम में देख पा रहे हैं। सबके शेप क्या अलग अलग है। ये डिस्क लाइक हो सकते हैं, पॉलीगोनल हो सकते हैं, कॉलमनार हो सकते हैं, सेल के शेप क्यूबाइड हो सकते हैं, थ्रेड लाइक हो सकते हैं, और इरेगुलर शेप भी हो सकता है। शेप ऑफ द सेल मे वेरी विद द फंक्शन दे परफॉर्म। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन, द शेप जो है फंक्शन के अकॉर्डिंग वेरी कर सकता है।
ओके, सो आज का लेक्चर हम इतना ही रखते हैं. नेक्स्ट डे वी विल डिस्कस अबाउट इट मोर.